जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है, ये 12th रहने वाली है, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलबर्ग के बारे में। कोलबर्ग ने क्या क्या सिद्धांत दिए, उनके क्या-क्या अवस्थाएँ हैं बच्चों के बारे में, बच्चों का कैसे विकास होता है कोलबर्ग के द्वारा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। इससे पहले यदि आपने क्लासेस नहीं लिया, तो ज़रूर लें। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस अवेलेबल हैं आपके लिए। सीटेट से संबंधित सभी क्लासेस अवेलेबल हैं। चलिए आज पढ़ते हैं कोलबर्ग के बारे में। उन्होंने कौन-कौन से सिद्धांत दिए हैं। जैसे बात करें कोलबर्ग का जन्म कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। यदि बात करें कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के न्यूयॉर्क के रहने वाले थे। यदि इनके बाद के नाम की बात करें तो इनका नाम था लॉरेंस कोलबर्ग। बालक के नैतिक विकास के क्षेत्र में इनको काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त है, यानी बालक का जो नैतिक विकास हुआ इसमें इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। आगे यदि हम बात करते हैं, इसे नैतिकता का सिद्धांत यानी इसे नैतिकता का सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं, यानी इसे दोनों ही कहते हैं, नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। आगे यदि हम बात करें मोरालिटी क्या होती है, हमारी नैतिकता क्या होती है? वह गुण जिससे यह पता चलता है कि क्या सही है, क्या गलत है। यानी आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है कि क्या आपको ये सही है, यदि ये चीज़ हो रही है तो ये सही है। यदि आपके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो तो आप प्रस्तुत कर रहे हैं लोग बागों को, जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं अपने मित्रों में, विचार अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, वे सही हैं या गलत है? सही गलत की पहचान यानी आप जो सही गलत की पहचान कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। आगे हम पढ़ते हैं बच्चों में सामाजिक विकास के कारण यानी बच्चों का जब सामाजिक विकास होता है जब जैसे जैसे वो पर्यावरण में सीखता है, घुलता है, मिलता है, अ, स्कूल में सीखता है, फिर कॉलेज में जाता है, वहाँ सीखता है, समाज में सीखता है, के कारण ही नैतिकता की पहचान होती है, यानी नैतिक और अनैतिकता की पहचान होती है। जब आप बात करते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं, समाज में सीखते हैं, बड़ों में बैठते हैं, तो आप पता चलता है कि आपको क्या नैतिक है और क्या अनैतिकता है। सही और गलत की पहचान होती है आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब बात करते हैं नैतिक दुविधा की। नैतिक दुविधा क्या होती है? सही और गलत के बारे में निर्णय न करने की स्थिति यानी ऐसी स्थिति आ जाती है जब आपके जीवन में जब आप सही और गलत के बारे में निर्णय नहीं ले पाते, यानी आप उस समस्या में फँस जाते हैं जिसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, वो होती है नैतिक दुविधा। यदि बात करें हम नैतिक बात करते हैं नैतिक तर्क गणना क्या होती है? देखिए, नैतिक तर्क करना यानी मोरल रीज़निंग क्या होती है? सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया। जब आप सही और गलत के बारे में निर्णय ले पाते हैं, यानी आप उस स्थिति में हैं कि आप उसमें सही हो चाहे आपके लिए वो गलत हो, आप निर्णय ले पा रहे हैं, तो वही होती है नैतिक तर्क करना यानी मोरल रीज़निंग। आगे बात करें, सही और गलत में से किसी एक को चुनना। जब आप चाहे वो आपके लिए सही हो, चाहे वो गलत हो, आप किसी एक को चुन रहे हैं। चाहे वो दूसरों की दृष्टि में कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए सही हो या गलत हो, आप एक एक चीज़ को चुन रहे हैं वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करें 6 अवस्थाएँ हैं इसमें और जो स्टेज है यानी कि आपके स्तर जो हैं, वो कितने हैं? वो आपके 3 स्तर हैं। स्टेजेस की बात करें तो 6 स्टेज हैं आपकी। सबसे पहले जो आते हैं आपके बात करते हैं लेवल फर्स्ट जो है इसमें कौन-कौन सी स्टेज आएँगी उसे भी देखेंगे हम। पूर्व लौकिक स्तर यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल यानी जो 4 से 10 वर्ष का होता है। यदि बात करें इसमें इस अवस्था में नैतिक तर्क करना दूसरों के मानकों से निर्धारित है। यानी हम जो दूसरे कहेंगे वो सही है। उसके द्वारा ही हम ये जान पाते हैं कि मतलब जो दूसरा कहेगा वही सही है और जो हम करें वो गलत है। यानी कि अब बात करते हैं आगे देखते हैं न कि सही और गलत के अपने आंतरिक मानकों के द्वारा बच्चे को अच्छा या बुरा का ज्ञान नहीं होता। यानी कि बच्चे को इस अवस्था में नैतिकता का ज्ञान नहीं होता। ना ही वो अच्छा सोच पाता है, ना ही बुरा सोच पाता है। यदि बड़े जो कहेंगे हम वही करेंगे, वही सही है और वही गलत है, वही सही है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसका अवस्था होगी ये होगी आज्ञा एवं दंड की अवस्था यानी कि ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। यदि इसकी बात करें हम अच्छा या बुरा कार्य पूरी तरह से उसके परिवार पर निर्भर करता है, यानी या चाहे वो अच्छा काम करे समाज में रह के, चाहे वो बुरा काम करे, वो किस पे निर्भर रहेगा? उसके परिवार पे, जो उसके परिजन होंगे या मित्र होंगे या उसे जो पालन पोषण कर रहे हैं वे। बालक दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, यानी बालक किसके भय से करता है? दंड के भय से। यदि उसे पनिशमेंट ना मिले, जैसे कि टीचर है, टीचर उसे पनिशमेंट ना दे इसलिए वो होमवर्क करके लाता है। आगे बात करें किसी गलत क्रिया को गलत नहीं मान सकता, यानी यदि वो गलत भी कार्य कर रहा है तो गलत नहीं मानेगा उसे, क्योंकि वो दूसरों की आज्ञा का पालन कर रहा है। नैतिकता का अभाव रहता है, देखिए इस स्टेज में नैतिकता का अभाव रहता है, उसे नैतिक अनैतिक का नहीं पता रहता। यानी यदि यदि वो आज्ञा का पालन करेगा तो ठीक है, यदि आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो उसे दंड मिलेगा। आइए आगे बात करते हैं। अब आएगी आपकी दूसरी अवस्था जो होगी साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता।
इस अवस्था में बच्चों द्वारा जैसा व्यवहार दूसरा कोई करेगा, यानी कि दूसरा जैसा व्यवहार करेगा, वैसा ही व्यवहार उसके द्वारा किया जाएगा। वैसा ही व्यवहार उसके द्वारा किया जाएगा। जैसे कि बच्चा किसी की पेंसिल तोड़ देता है, तो वो भी उसकी पेंसिल तोड़ेगा। चाहे वो उसकी साइकिल को तोड़ देता है, तो उसकी साइकिल तोड़ेगा। और यदि उसकी नोटबुक है, तो उसपे वो लकीरें खींच देता है, तो दूसरा बच्चा भी वही करेगा। यानी कि इस व्यवहार को क्या कहते हैं, जैसे को तैसा। यानी जैसा उसने मेरे साथ किया, वैसा ही मैं उसके साथ करूँगा। यदि उसने मेरी साइकिल तोड़ी है, तो मैं भी उसकी साइकिल तोड़ूँगा। यदि उसने मेरी किताब को कीड़म-काँटा बनाया या फिर कुछ भी करा है, तो मैं भी उसकी किताब के साथ ऐसा ही करूँगा या कॉपी किताब के साथ ऐसा ही करूँगा। चलिए, देखते हैं इसका भी ये दूसरा स्तर है। सेकंड लेवल, इसमें बात करते हैं लौकिक स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल जो कितने वर्ष से कितने वर्ष तक चलता है 10 वर्ष से 13 वर्ष तक चलता है। इस अवस्था में बच्चों के द्वारा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समाहित यानी कि जो दूसरे कह रहे हैं उसको अंदर समाहित कर लेता है और उसी के अनुसार गलत या सही का निर्णय लेता है और उसी के अनुसार वो सही और गलत का निर्णय लेता है। जैसे बात करें इसका पहला जो अवस्था आएगी यानी कि दूसरे लेवल की पहली अवस्था, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। इसकी बात करते हैं हम। इस अवस्था में बालक वही कार्य करता है, यानी कि बच्चा वही कार्य करता है जिसका जिसका परिणाम उसे प्रशंसा प्राप्त है, यानी जहाँ पर उसे प्रशंसा मिले। यदि उसे ट्रॉफ़ी मिल रही है या फिर उसे मैडम से या फिर सर से वाहवाही मिल रही है, तो वो वही कार्य करेगा, वही प्रशंसा प्रशंसा के लिए कार्य करेगा, अच्छे दिखने के लिए कार्य करेगा, गुड बॉय और गुड गर्ल बनने के लिए कार्य करेगा। इस अवस्था में उसे प्रशंसा या निंदा का अर्थ समझ नहीं पाता, यानी उसमें वो प्रशंसा और निंदा का अर्थ नहीं समझ पाता। उसे बस सर जी को खुश करना है या फिर मैम को खुश करना है, इस वजह से वो कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अब आ जाएगी दूसरी, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, यानी लॉ और ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति-रिवाज यानी जो समाज में जो रीति-रिवाज चल रहे हैं उन्हें, जो मूल्य चल रहे हैं उन्हें, नियमों जो नियम चल रहे हैं, नियम कायदे कानून चल रहे हैं समाज में वे, प्रथाओं जो पहले से ही प्रथाएँ चलती आ रही हैं वे, एक लौकिक क्रियाओं से अवगत होता है, यानी इन चीज़ों से वो अवगत होता है। उन्हें कहीं न कहीं अपने जीवन में वो अप्लाई करता है। इसमें बच्चा कानून के नियम और सामाजिक व्यवस्था का पालन करता है, यानी कि जो कानून के जो नियम बना रखे हैं और समाज में जो नियम बन रहे हैं, उन व्यवस्थाओं का पालन करता है वो। कोई रीति-रिवाज चल रहे हैं, कोई नियम कायदे कानून चल रहे हैं, तो उनका वो पालन करेगा। समाज में रह के जब वो समाज में रहेगा, समाज में घुले-मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं पश्चात लौकिक स्तर यानी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल जो वर्ष की जो बात करें इसकी 13 से ऊपर होता है, यानी 13 से ऊपर इसकी होता है। इस अवस्था में बच्चों में नैतिक अवस्था पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण में होती है, यानी ये उसके अंदर से निकलती है अवस्था। यदि उसे पता रहता है सही गलत के बारे में वो समझ गया, सोच गया समाज में रह के। अब बात करें यदि नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है, यानी कि नैतिकता का सबसे उच्च स्तर होता है। खुद के अंदर ही इसके अंदर नैतिकता आ जाती है यहाँ पर। खुद से ही मतलब डिसीज़न लेता है, स्वतंत्र होता है अपने डिसीज़न में। अ, नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है, यानी कि इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, ये आपके तीसरे लेवल की पहली अवस्था। देखिए, इसकी यदि बात करें सामाजिक अनुबंध उन्मुखता यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। व्यक्ति ये मानता है कि समाज एक सामाजिक अनुबंध है तथा इस अनुबंध में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार है, यानी कि व्यक्ति है या मनुष्य है उसे कुछ ना कुछ मौलिक अधिकार हैं। उसे अधिकार है स्वतंत्रता है बोलने की, कुछ करने की, मिलने चाहिए, मतलब उन्हें मिलने चाहिए अधिकार। जैसे जीवन की स्वतंत्रता, जीवन मिलना चाहिए, जीवन की स्वतंत्रता, शिक्षा, यानी इन चीज़ों का उन्हें अधिकार है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक सभ्य समाज में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा रूढ़िवादी, अमानवीय और पुराने मानकों को बदला जा सके। यानी कहीं न कहीं ऐसे नियम हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है, जो समाज के लिए हित में नहीं है समाज के, तो उन्हें बदलना पड़ता है, तो उन्हें बदल सकते हैं। इस स्टेज में ये बात कही गई है, इसके द्वारा रूढ़िवादी, अमानवीय और पुराने मानकों को बदला जा सके। यहाँ पर बदलने की कोशिश की गई है उन मानकों को, उन नियमों को, जो समाज के लिए हित में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, बात करते हैं सेकंड की, सार्वभौमिक नैतिक
उन्मुखता। व्यक्ति जो न केवल सुधारो यानी खुद को पर प्रयोग करते हैं, अपितु वह अपना जीवन समाज में सुधारों के प्रचार यानी कि प्रचार, प्रसार तथा लागू होने के लिए न्योछावर कर देते हैं। यानी कि अपना जीवन समाज में न्योछावर कर देते हैं कि समाज के लिए कार्य करेंगे अब वे। इस अवस्था में व्यक्ति सबका भला देखता है। यानी अब वो खुद का भला नहीं देख रहा, अब वो खुद के लिए नहीं कर रहा है यहाँ पर, वो समाज के लिए कर रहा है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। समाज में रहकर मुझे समाज को सुधारना है। तथा अपने जीवन की परवाह किए बिना दूसरों का भला करते हैं। यानी वे अपने जीवन का अपने जीवन के बारे में नहीं सोच रहे। अब वे सोच रहे हैं कि मैं अब समाज का ही भला करूँगा, समाज के द्वारा ही मैं अपना जीवन का योगदान दूँगा। जैसे कि उदाहरण देख सकते हैं इसमें, जैसे कि महात्मा गांधी जी, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, विवेकानंद आदि की तरह, जैसे इनकी तरह। तो इन्होंने कहीं न कहीं समाज को सुधारा है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए इंसान को। विवेकानंद को आप जानते ही होंगे। देखिए, अब बात करते हैं कोलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। इनकी आलोचना किसने की है? कैरी गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया थी, कोलबर्ग ने अपने प्रयोग महिलाओं को कम प्राथमिकता दी, यानी कि इन्होंने महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। इन्होंने महिलाओं को कहीं न कहीं कम आँका है। महिलाओं की इन्होंने बात बहुत कम की है। आगे बात करें यदि, कोलबर्ग का सिद्धांत सांस्कृतिक मुक्त नहीं है। इस सिद्धांत में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह यानी कल्चर बायस या अमेरिका की संस्कृति पर आधारित है। यानी ये कहीं न कहीं ये सभी संस्कृतियों पर आधारित नहीं है। ये बस अमेरिका की संस्कृति पर आधारित है। अलग-अलग संस्कृति के लोग होते हैं, अलग-अलग जब विविधताएँ देखने को मिलती है, जहाँ पर अलग-अलग विविधताएँ देखने को मिलती हैं, अलग समाज में रहते हैं, संस्कृति में रहते हैं, तो उनके लिए सही नहीं है ये कहीं न कहीं। चलिए, आगे देखते हैं। आगे तो आपकी क्लास ये यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे भी देख लेते हैं। ये हमारे बैच की टाइमिंग है। मैं बता देता हूँ आपको एक बार और फिर। वैसे तो आपको सभी को पता ही है। देखिए, जो आपको ईवीएस पढ़ा रहे हैं, अमित सर पढ़ा रहे हैं, जो आपकी 9 बजे चल रही है। यदि आपकी मैथ की बात की जाए तो मैथ आपको वासु सर पढ़ा रहे हैं 10 बजे। यदि हिंदी की बात की जाए तो आपकी हिंदी उदय सर पढ़ा रहे हैं आपको। और यदि सीडीपी की बात की तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। थैंक यू। यदि क्लास अच्छी लगी हो आपको, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।